हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार और हमारे मेडिकल बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने क्या किया है, अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अच्छे से पढ़ा है। आज क्या किया जाएगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसे वन शॉट में देखेंगे हम। कैसे ये एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो जैसे चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जैसे ये दो टॉपिक है ये इसमें, एक है ब्रीदिंग और दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब कैसे हम सांस लेते हैं ना, केवल इनहेल और एक्सहेल, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मिला करके ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। उसके बाद फिर आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना, ये टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगर पूरे चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले ये है कि हम ब्रीदिंग मतलब रिस्पायरेशन क्यों करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें अगली जो टॉपिक आपको देखने को मिलता है वो लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। फिर हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेशन देखते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेशन के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखी जाती है। और फिर क्या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या क्या है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन ना। और रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, फिर डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इसी में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ही पढ़ा जाता है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं हम, शुरू में रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है वो बताया गया है। फिर दूसरा जो टॉपिक इसमें देखने को आपको मिलता है वो ये होता है कि लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तीसरा आता है ह्यूमन रिस्पायरेशन क्या है। ह्यूमन रिस्पायरेशन के बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद हम लोग रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखा जाता है। फिर लास्ट में हमको मिलता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, इतनी टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आप पहले समझिए कि रिस्पायरेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, होता क्या, हम लोग भोजन करते हैं, ये है कि हमारे दैनिक लाइफ में ऊर्जा का बहुत ही महत्व होता है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे आता है, अगर ऊर्जा आएगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिन्हें आप फूड बोलते हो। फूड को हम लोग इनटेक करेंगे, उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद फिर उसमें से एनर्जी निकालना होता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका कंबस्शन, उसका दहन करेंगे। और जब दहन करते हैं तभी जाकर के क्या रिलीज होता है, ऊर्जा रिलीज होता है। ठीक है, तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फूड मटेरियल होता है उसको बर्न करना पड़ता है, उसे कंबस्शन करना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फूड पार्टिकल या फूड मटेरियल या फिर किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग ना, सांस लेते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन को अपने सेल तक, बॉडी टिश्यू तक पहुंचाते हैं। वहां तो उसका सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, बर्न होता है, एनर्जी रिलीज होती है, CO2 रिलीज होता है। CO2 को फिर हम बाहर छोड़ते हैं और उस ऊर्जा को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जिसका यूज होता है दैनिक लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए क्या है, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन का बहुत ही महत्व हमारे शरीर में। ठीक है, अब जैसे कुछ आपको क्या मिलेंगे, लोअर इन्वर्टिब्रेट मिलते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट मींस जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, आपको बताया गया है इसमें कि जैसे स्पंज हो गया, स्पंज हो गए, सिलेंट्रेट हो गए और फ्लैट वॉर्म। कौन कौन हो गए, स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैट वॉर्म जो होते हैं, ये रिस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग कैसे करते हैं, पूरे बॉडी सरफेस के द्वारा ही ये करेंगे। मतलब इनका संपूर्ण बॉडी सरफेस के द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं डायरेक्ट। ये ब्रीदिंग नहीं करते ना, डायरेक्ट क्या करते, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेंगे और CO2 को फिर बाहर छोड़ देंगे। यानी इनका प्रत्येक सेल के द्वारा ये कर लेते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं। O2 के साथ CO2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो ये याद रखना, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे सिलेंट्रेट हो गया, स्पंज हो गया और क्या फ्लैट वॉर्म हो गया, ये सब के सब क्या करते हैं, ब्रीदिंग नहीं, ये एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। डायरेक्ट उनकी कोशिका एक्सचेंज कर लेती है इन्वायरमेंट के द्वारा। CO2 क्या कहते हैं, CO2 को बाहर छोड़ देती है और ऑक्सीजन को इनटेक कर लेती है। फिर अगला है कि एटमॉस्फेयर एयर को बॉडी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अर्थवार्म होते हैं, कौन होते हैं, अर्थवार्म, वो मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। किसके द्वारा रेस्पिरेशन करेंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब उनका जो त्वचा होता है वो भीगी हुई त्वचा के द्वारा वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। कौन, अर्थवार्म। फिर हमें आर्थ्रोपोड और मोलस्का मिलते हैं।
आर्थ्रोपोड मोलस्का की अगर बात करें तो ये सब के सब किसके द्वारा रिस्पायरेशन कर लेते हैं? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा कर लेते हैं, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं, और ये लंग्स के द्वारा भी ये क्या करेंगे? रिस्पायरेशन करते हैं। तो जो आपको मोलस्का और आर्थ्रोपोड मिलते हैं, जितने भी कीड़े होते हैं उनमें ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है ना, और मोलस्का में क्या मिलेगा? गिल्स मिलेगा ना, जिसे ब्रैकियल रिस्पायरेशन भी बोला जाता है। और लंग्स के द्वारा अगर रिस्पायरेशन होता है तो उसे क्या बोला जाएगा? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अगर स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन होता है तो उसे क्यूटिकल रिस्पायरेशन बोलते हैं। गिल्स के द्वारा होता है तो ब्रैकियल रिस्पायरेशन बोला जाता है, और अगर लंग्स के द्वारा होता है तो उसे क्या बोला जाता है? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक, ये जो आपको लेक्चर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है। ठीक है, आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अगला आता है तो ये इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में आपको किसके किसके बारे में बताया गया? पहले तो लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट हो गया, फ्लैटवर्म, ये अपना एक्सचेंज ऑफ गैस किसके द्वारा करते हैं? थ्रू द होल बॉडी सरफेस, अपने पूरे बॉडी सरफेस के द्वारा ये रिस्पायरेशन कर लेते हैं। दूसरी जो टॉपिक इसमें देखने को मिलता है वो टॉपिक क्या है? दूसरे जो जीव आते हैं वो है हमारे पास अर्थवर्म, और तीसरा आर्थ्रोपोड और मोलस्का। अर्थवर्म क्यूटिकल के द्वारा यानी मॉइस्ट स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन करेगा, और जो मोलस्का एंड अर्थ्रोपोडा होते हैं किसके द्वारा? ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा, गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा ये रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट वही जो है ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा ना। फिर आगे अब हम देखते हैं वर्टिब्रेट में। आगे कहां पहुंच गए? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होता है? वर्टिब्रेट में फिश जो होते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं, गलफड़े का यूज करते हैं। जो फिश होते हैं वो किसका यूज करेंगे? गलफड़े का यूज करते हैं। जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स कौन कौन? वर्टिब्रेट में फिश केवल गिल्स के द्वारा करेगा, जबकि कौन कौन? एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गए, ये सबके साथ लंग्स के द्वारा करें। किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। और जो एम्फीबिया होता है जैसे फ्रॉग, ये कभी पानी में भी रहता है और कभी हमारा स्थल पे भी रहता है। तो पानी में रहेगा तो अपने मॉइस्ट सरफेस के द्वारा करेगा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा ये करता है, जिसे हम क्यूटिनस रिस्पायरेशन बोलते हैं। और जब वो सरफेस पे आता है तो लंग्स के द्वारा करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। मैमल्स में वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो मैमल्स होते हैं उनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा पाया जाएगा? वेल डेवलप्ड, एकदम अच्छे से विकसित हुआ क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इनवर्टिब्रेट में हम लोगों ने किसको किसको देखा? इनवर्टिब्रेट में हमने सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट देखा, जो कि स्पंज आता है, सिलेंट्रेट आता है, फ्लैटवर्म आता है। ये सब के सब रिस्पायरेशन होल बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं। जो केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, क्यूटिकल के द्वारा करेगा। इंसेक्ट जो होता है ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा करता है, वही आता है आर्थ्रोपोडा में। मोलस्का जो होते हैं किसके द्वारा करते हैं? गिल्स के द्वारा कर लेते हैं। फिर वर्टिब्रेट की बात करें, फिश आता है, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स आते हैं। फिश जो होता है रिस्पायरेशन करता है गिल्स के द्वारा, बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स में पाया जाता है लंग्स। अब ये एम्फीबियंस अगर पानी में जाएगा तो रिस्पायरेशन करेगा किसके द्वारा? स्किन के द्वारा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्यूटिकल रिस्पायरेशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सभी जीवों में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेशन। किसमें? ह्यूमन रिस्पायरेशन। जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो हम लोगों में क्या होता है? ह्यूमन का मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? लंग्स होता है। टोटल हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है? अगर हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो उसे इंस्पायरेशन बोलेंगे, और एयर को अगर आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सहेल ना। निःश्वसन और निःश्वसन, ये दो होता है। निःश्वसन मतलब अंदर लेना और निःश्वसन मतलब हवा को बाहर छोड़ना। ठीक, अब जो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है कहां से शुरू होता है? सबसे पहले हमें नॉस्ट्रिल मिलता है। क्या मिलेगा? नॉस्ट्रिल, जिसे नासावृषम बोलते हैं। इसमें हेयर्स होता है, जो वायु में उपस्थित जितने भी धूल पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये फंसाता है। उसके बाद उसे मतलब फिल्टर करने का भी काम एक तरीके से करता है। फिर और आगे जाते हैं तो हमें फेरिंग्स मिलता है। फेरिंग्स के बाद हो जाता है तो लैरिंग्स मिलेगा। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया मिल जाएगा। ट्रैकिया हमारे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे जाकर के क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है। डिवाइड होने के बाद क्या होता है? वो फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और लास्ट में क्या मिलता है? एल्वेलाई। क्या मिलेगा आपको? एल्वेलाई। और इस एल्वेलाई से ही जाकर के क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है ना। अब आगे देखो क्या है कि नॉस्ट्रिल से लेकर के और कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग पार्ट। कौन सा पार्ट बोला जाएगा? कंडक्टिंग, यानी कंडक्शन का काम करता है। जबकि एल्वेलाई में क्या होता है? ये रिस्पायरेटरी पार्ट होता है ना। जो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर 2 झिल्लियां होती है ना, जो उसको कवर करती हैं। एक लंग्स से अटैच होगा, एक लंग्स के बाहर होगा। जो लंग्स के द्वारा अटैच होता है उसे बोलते हैं इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन या इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो लंग्स के बाहरी सरफेस होता है उसे बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन।
इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे बोला जाता है इंटरप्लूरल फ्लूइड ना, जो क्या करता है, जर्क को रोकता है, झटके को रोकेगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोरेसिक चैम्बर की अगर बात करें तो एनाटॉमिकली, यदि थोरेसिक चैम्बर का मतलब लंग्स जिस स्पेस में है उसे हम थोरेसिक चैम्बर बोल रहे हैं। आगे की तरफ रिब्स होती हैं, नीचे डायफ्राम होता है और पीछे क्या होगा, इसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। यानी हम बोल सकते हैं डॉर्सली, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल साइड में रिब्स होता है, एंटीरियर साइड में क्या होता है, एंटीरियर में पोस्टीरियर साइड में यानी नीचे की तरफ डायफ्राम होगा। क्या होगा, डायफ्राम होता है। ठीक है, तो ये सब मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, ये थोरेसिक कैविटी बनाते हैं। और ये जो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर है, अगर उसमें थोड़ा सा भी उसके वॉल्यूम में चेंज होता है तो वो चेंज डायरेक्ट किसके अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर। यानी अगर थोरेसिक चैम्बर का आप आयतन बढ़ाओगे घटाओगे तो ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, लंग्स का भी आयतन घटेगा और बढ़ेगा। फिर आता है रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होने वाले कुछ स्टेप। तो इसमें क्या होगा बताओ, सबसे पहले तो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग हम कर लेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा ना। तो ये मेन टॉपिक हमारे पास है। क्या सबसे पहले दिया इसमें ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को सीधे अंदर ली जाती है और CO2 युक्त एल्वियोलर एयर को कहां की जाती है, बाहर निकाली जाती है। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के आर पार गैस O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा, जिसे आप बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्लड के द्वारा गैस का ट्रांसपोर्ट होगा और ब्लड और टिश्यू के बीच O2 और CO2 का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। फिर कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए O2 को यूज किया जाता है और CO2 को निकाला जाता है। तो आप इमेजिन करो, देखो हमारी तरफ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग बोल देंगे। फिर कहां तक जाएगा वो, एल्वुलाई तक। एल्वुलाई और ब्लड में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होकर के टिश्यू के पास पहुंचेगा, वहां भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। फिर O2 और CO2 का यूज होगा, जिससे सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग को देखते हैं ना। जैसे किस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसके अंतर्गत अच्छा मेन, तो क्या किस किस हेडिंग के अंतर्गत आपको इसको पढ़ना है। पहला क्या है, ब्रीदिंग, एक हो गया। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दो हो गया। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चार हो गया। मेनली चार होते हैं, बाकी फिर O2 एंड CO2 का यूज जो होता है वो हम पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में। तो चार हेडिंग के अंतर्गत ना, जिसमें से जो पहला हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसे हम लोग पढ़े थे। इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन का मतलब एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर इनहेल करना। एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, जो बॉडी एयर है यानी CO2 उसे क्या कर लेना, बाहर निकालना, जिसे बोला जाता है एक्सहेल ना। अब देखो इसमें होता क्या है कि कैसे आखिर एयर कैसे बाहर से अंदर आ जाता है और अंदर वाला एयर बाहर चला जाता है। आप लोग एक लॉ पढ़े होंगे जिससे बोलते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ, जिसमें होता है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब होता है कि आयतन अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या, आयतन को अगर बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी और ये भी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हो कहां से कहां बहता है, ज्यादा से कम की हो। अगर हमें बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर यानी O2 को शरीर के अंदर लाना है, लंग्स में आना, तो लंग्स का स्पेस क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म होती है ना। और वो मैकेनिज्म में क्या है, जैसे उसमें ये होता है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली एंड लेटरल ना, देखा जाए तो जैसे डोम हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम है और ये आप क्या समझ लो, थोरेसिक चैम्बर। तो अगर हम इंस्पायरेशन करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये देखो क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा ना, फ्लैट हो रहा। फ्लैट होने से क्या हो जाता है, यहाँ का स्पेस बढ़ जाएगा। इसे आप लंग्स से समझो आगे का, यहाँ स्पेस बढ़ जाएगा और स्पेस जब बढ़ेगा, जगह बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घटने की वजह से बाहर का एयर तुरंत कहां चला जाता है, अंदर। जो प्रेशर घटता है उसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव प्रेशर ना। इसे क्या बोला जाता है, निगेटिव प्रेशर, इसी को बोला जाता है ना। अब देखो क्या, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो हमारे अंदर प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। नहीं पहले ऐसे था, डोम शेप का था, कौन था, डायफ्राम। हम सांस लिए, ऐसे हो गया, फ्लैट हो गया, जगह बढ़ गया, जिसकी वजह से आयतन बढ़ गया और आयतन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, एयर तुरंत अंदर आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहां आया। अब अगर हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन, फिर से ऐसा हो जाएगा, जगह कम हो जाएगा, जगह कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो प्रेशर इतना बढ़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर हो जाएगा, यहाँ का एयर कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। मेनली यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में होता है। और इसमें ये जो क्या कहते हैं हम लोग,
इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, इसमें हमारी रिब्स और ये जो वर्टिबल कॉलम होती है और डायफ्राम, ये सब मिल करके अंदर का स्पेस को मेंटेन करते हैं। रिब्स की बात करेंगे, इसमें रिब्स का जो मूवमेंट कराते हैं, दो मसल्स होती हैं। बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाए, ये दो रिब्स हैं, ये ऐसे हैं, तो बाहर की तरफ से जो मसल्स लगी होंगी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, कॉस्टल मतलब रिब्स होता है, और जो अंदर से लगी होंगी उसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बोला जाता है। ठीक, ये मसल्स क्या करवाती हैं, रिब्स के मूवमेंट करवाती हैं, जिससे इसमें स्पेस बढ़ता है, स्पेस बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने से वजह से बाहर से एयर कहां चला जाता है, अंदर आ जाता है। ठीक, अब आगे फिर क्या होता है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आती है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। टोटल अगर देखा जाए 4 वॉल्यूम होती हैं और 5 क्या होती हैं, कैपेसिटी। अच्छा ये सब बता देते हैं, और भी आपको बता दें, जैसे क्या होता है कि ब्रीदिंग में ब्रीदिंग का जो रेट होता है 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, 12 से 16 बार रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं। और ब्रीदिंग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्पायरोमीटर। किसका, स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये टोटल 9 हेडिंग के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि 4 वॉल्यूम होती हैं और 5 क्या होती हैं, कैपेसिटी। 4 वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 4 वॉल्यूम में कौन आएगा, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। क्या, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, टीवी का नॉर्मल रेस्पिरेटरी मतलब एक बार नॉर्मल तरीके से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने में कितना एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, 500 ml ना, 500 ml का हम लोग लेन देन करते हैं। आईआरवी फोर्सफुल रेस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितना 2500 से 3000, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना होगा 1000 से 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 से 1200। फिर आता है हमारे पास कैपेसिटी जो आती है। कैपेसिटी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ वॉल्यूम को जोड़ करके कैपेसिटी बनाई जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टीवी और अगर आईआरबी दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो होगा वो क्या बनेगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी प्रकार टीवी और ईआरबी को अगर जोड़ देंगे तो बनेगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर आगे आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, जब हम लोग ईआरबी और आरबी को जोड़ा जाता है तो बनाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो ईआरवी, आरवी और टीवी, ईआरवी, आईआरवी और टीवी, क्या क्या, ईआरवी, आईआरवी और टीवी। और आता है टोटल कैपेसिटी, जब ईआरवी, आईआरवी, टीवी में आरवी जोड़ दोगे। देखो ये देख लो आप, सबसे पहले हमारे पास क्या, आईसी, फिर क्या है ईसी, फिर क्या है एफआरसी, क्या होगा एफआरसी, फिर होता है हमारे पास वीसी, एंड फिर होगा टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। आईसी जो होता है इसे बोलोगे टीवी प्लस, बोलो आईआरवी। ईसी का मतलब क्या हो जाएगा, टीवी प्लस ईआरवी। एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें आ जाएगा ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब इसे लिखोगे ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी, और इसी में अगर आरबी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, टीएलसी। मींस इसे लिख सकते हैं हम ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी प्लस आरवी। अच्छा इतने को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, वीसी। भाई इस पूरे को और क्या बोलोगे, वीसी प्लस क्या कर दें, आरवी, तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है ना। इस स्पायरोमीटर के द्वारा ये वॉल्यूम मापा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप केवल एक चार्ट बनाओ फटाफट, और वो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री के द्वारा इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं आसानी से। चार्ट की बात करें तो हमारे पास ये क्या था, ये ऐसे था, हाँ ज्यादा हो गया, कितने हैं, हाँ ठीक है। क्या दिया है इसमें, रेस्पिरेटरी गैसेस पहले हमारे पास हो गया रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस के बाद आता है एटमॉस्फेरिक एयर। क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर आ जाता है। फिर एल्वियोलाई में, कहां पर, किसमें आएगा, एल्वियोलाई, हाँ
एल्वियोलाई में आ जाता है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, टिश्यू। ठीक है, तो ये इसे भी आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले गैस के बारे में देख लो। गैस में कौन कौन आता है? एक बार O2, दूसरा CO2, फिर एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर से कहां जाएगा? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई को लेने कौन आएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना, एक्सचेंज करेगा तभी तो ऑक्सीनेटेड बनेगा। डीऑक्सीनेटेड से फिर क्या बन जाता है? ऑक्सीनेटेड। ऑक्सीनेटेड से फिर कहां पहुंचता है? टिश्यू में। ये बताओ, एटमॉस्फेरिक एयर में ये होता है 159, ये होता है 104, ये होता है 95, नहीं 40, 95, 40 ना, कितना होगा? ये 40 होगा, फिर ये 95 होता है, फिर ये 40 होता है, इसका होगा 0.3 ना, फिर कितना हो जाएगा? 40, 45, 40, 45, यही है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर है? PO2। ये जो हमने लिखा है सब क्या है? PO2 एंड TCO2 क्या होंगे? PO2 और TCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर में कितना है? PO2 159, कितने हैं? 159। बताओ, एटमॉस्फेयर में 159 है, एल्वियोलाई में कितना है? 104 ना। कहां से कहां जाएगा बोलो? 159 से 4, ये ज्यादा से कम की ओर, यानी एटमॉस्फेयर से एयर निकल करके किसके पास चला जाएगा? एल्वियोलाई के पास चला जाएगा। और यहाँ देखते हैं एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर में, यहाँ 0.3, यहाँ कितना? 40, तो 40 से कहां चला आएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो एक तो हम यहाँ एक्सचेंज कर लेंगे। अब बताओ, ऑक्सीजन कहां पहुंच गया है? एल्वियोलाई में ना। एल्वियोलाई में पहुंचा तो वहां का प्रेशर कितना आ गया? 104, और ये तो यहाँ चला गया, और वैसे भी यहाँ का प्रेशर कितना है? 40 है। अब आगे देखते फिर एल्वियोलाई और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में होगा, तो एल्वियोलाई में प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 104 है, और डीऑक्सीनेटेड में 40 है। बताओ ऑक्सीजन कहां कहां जाएगा? एल्वियोलाई से डीऑक्सीनेटेड में। ये ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गया, पहुंचा। अब देखो यहाँ से, यहाँ 40, यहाँ 45, कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड से कहां जाएगा? एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से बाहर। और देखो, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन इधर हो रहा और इसका इधर हो रहा ना। चलो अब देखते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड से फिर क्या बन जाएगा? वो ऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा। जब वो लेन देन कर लेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड बनेगा। कौन? तो अब देखो, ये ऐसे कर लेते इतना, हाँ, ये ऐसे ऐसे एक लाइन, यहाँ एक लाइन खींच दिया करो ऐसे। अब ये हुआ क्या? पहले तो लेन देन इधर हुआ, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जब ये 40 पहुंच गया, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो था वहां पर PO2 40 था, और एल्वियोलाई में 104 था, तो 104 से 40 में पहुंचा, जिसकी वजह से कितना हो जाता? ऑक्सीनेटेड बन जाता वो, और ऑक्सीनेटेड जब बनता है तो कितना हो जाता है? 95। अब क्या होगा? 95 और इसके बीच देखेंगे तो ऑक्सीजन निकल करके कहां चला जाएगा? टिश्यू में, ज्यादा से कम की ओर, और ये 45 से कहां जाएगा? 40 में जाएगा। ये किसके बीच एक्सचेंज हुआ? ऑक्सीनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच। ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड टिश्यू के बीच ऐसा हो गया। और यहाँ कैसे हुआ बोलो? यहाँ एल्वियोलाई और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बीच होता है, एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई के बीच होता है। ठीक है, तो हम लोग ये चार्ट बना लेंगे। पहले हमारे पास O2, CO2, हेडिंग देख लो क्या क्या है। पहले होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस, फिर एटमॉस्फेरिक एयर ना, रेस्पिरेटरी गैसेस है, एटमॉस्फेरिक एयर है, एल्वियोलाई है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड टिश्यू ना। 159, 104, 40, 95, 40, 40, 45, 40, 45। ठीक है, ऐसे आप बना लो। डिफ्यूजन बाउंड्री की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन बाउंड्री देख लो क्या होता है। डिफ्यूजन बाउंड्री में क्या आता है? जो हमारे पास एल्वियोलाई होता है उसका स्क्वामस एपिथेलियम क्या आएगा? ये हमने एल्वियोलाई बना दिया, तो इसके ऊपर क्या मिल जाएगा हमको? स्क्वामस एपिथेलियम। इसके बीच में क्या मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो ब्लड कैपिलरी होगी क्या होगी? ब्लड कैपिलरी, उसकी एंडोथेलियम। तो एल्वियोलाई की क्या मिलता है आपको? स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो ब्लड कैपिलरी होती है उसकी क्या मिलती है? एंडोथेलियम। क्या मिलेगा? एंडोथेलियम। ये तीनों मिल करके क्या बनाती हैं? डिफ्यूजन बाउंड्री। और इस जो भी लेस देन कितना होता है, ये लेस देन 1 mm से भी कम होता है। डिफ्यूजन बाउंड्री जो होता है वो 1 mm से भी कम होता है ना, जिसके द्वारा गैस का क्या होता रहता है? एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की हम अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कितनी गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है? 2। एक हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, और दूसरा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका? CO2 का। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा? 97%।
ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। 3% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा हो जाएगा, प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन ना, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। देखो क्या फिर, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। दिखा दो हाथ, आप दिखा दोगे तो भी आ रहे हैं। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन ना, तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहाँ है, ठीक है, ये बनता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी, ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो बनाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। 3% प्लाज्मा के द्वारा, 20 से 25 हीमोग्लोबिन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर लगभग 70% किसके द्वारा, बाई कार्बोनेट आयन के द्वारा। किसके द्वारा, बाई कार्बोनेट आयन के द्वारा होता है। और बोलो लगभग 7% किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, प्लाज्मा के द्वारा। और सुनो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, और बाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, जो PO2 होगा, PO2 ज्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H+ कंसेंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर PO2 किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, PO2 कम होना चाहिए, जबकि PCO2 ज्यादा होना चाहिए, H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज्यादा, तब जाकर के वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते फिर, अच्छा ये जो बाइकार्बोनेट आयन बनता है ये किस एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिलता कहाँ है, आरबीसी में, आरबीसी की सरफेस में मिलता है, जो कि क्या करेगा, H2O और ऐसे हमारे पास CO2 होगा और H2O होगा, ये दोनों को जोड़ा, यहाँ क्या मिलेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, इसमें CO2 और H2O दोनों मिल करके बना देंगे H2CO3। क्या बना देगा, H2CO3। फिर क्या करेगा, ये आगे जाकर के टूट करके बना देगा HCO3 माइनस और H प्लस, और यही HCO3 माइनस क्या करेगा, पूरे बॉडी सरफेस में ट्रांसपोर्ट होगा। फिर ये वापस आके एल्वेलाई लेवल पे CO2 बना देगा। ये कहाँ हुआ रिएक्शन, टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल पे बन गया HCO3, और यहाँ से फिर ये रिएक्शन ऐसे होते हुए पहुंच जाएगा एल्वेलाई लेवल पे, CO2 बन जाएगा, और CO2 के द्वारा फिर कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलो ये तो था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अगला आता है, अच्छा प्रत्येक 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, प्रत्येक 100 ml ऑफ जो ब्लड होता है वो कितना ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, 5 ml। और प्रत्येक 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 को। तो 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है 5 ml, और 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा 4 ml। रेगुलेशन ऑफ एस्पायरेशन, रेगुलेशन ऑफ एस्पायरेशन की बात अगर हम करें तो मेनली हमारे पास टोटल लगभग 4 सेंटर पाए जाते हैं। कितने सेंटर, 4। हमारे पास पहले क्या होगा, पहले आता है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास, और यहाँ होता है पॉन्स ना, यहाँ बना देते हैं वैसे, पॉन्स मेडुलाई होता है। इस मेडुला ऑब्लोंगाटा में सबसे पहले आपको मिल जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या मिलेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC। यहाँ आपको क्या मिलेगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और यहाँ क्या मिलेगा, कीमोसेंसिटिव सेंटर ना। तो होता क्या है, यहाँ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब कब हमें सांस फास्ट लेना है, कब हमें स्लो लेना, ये कंट्रोल कौन करेगा, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ क्या मिलेगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ना, कोई जहरीला चीज आ जाएगा जिससे आपको निकालने के लिए ये बताएगा तो रेस्पिरेशन फास्ट कर देगा। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होती है, कीमोसेंसिटिव सेंटर का मतलब ये हो गया अगर हमारे बॉडी सरफेस में, बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, किसका अमाउंट बढ़ेगा, CO2 का, तुरंत इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा किसके पास, कीमोसेंसिटिव सेंटर में, कीमोसेंसिटिव एरिया ऐसे बोलते हैं ना।
कीमोसेंसिटिव एरिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कीमोसेंसिटिव एरिया। और इस कीमोसेंसिटिव एरिया को बताएगा कौन, हार्ट के पास। किसके पास, हार्ट का जो एओर्टा होता है, एओर्टिक आर्क ना, क्या एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी जो होती है, ये दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन भेजेंगे किसके पास, कीमोसेंसिटिव एरिया के पास। कीमोसेंसिटिव एरिया बताएगा किसके, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि अब तुम जैसे CO2 अगर ज्यादा हो गया है तो उसे तुरंत निकाल के कहां फेंको, बाहर से। आपकी बॉडी में ज्यादा हुआ किसका अमाउंट, CO2 और H2 H प्लस का। तो किसको सबसे पहले पता चलेगा, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी को। ये इन्फॉर्मेशन किसको बताएंगे, फोन लगाएंगे किसके पास, कीमोसेंसिटिव एरिया को। कीमोसेंसिटिव एरिया किसको फोन करेगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये तुरंत क्या कर देगा, अपने आप को एक्टिवेट करेगा, सांस फास्ट मतलब क्या करेगा, ब्रीदिंग का रेट फास्ट करेगा, जिसकी वजह से CO2 को हम लोग कहां फेंक देंगे, बाहर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। लास्ट में हमें मिलेगा डिसऑर्डर्स। टोटल कितने डिसऑर्डर्स हैं, 3 डिसऑर्डर्स ना। कितने डिसऑर्डर्स होते हैं, 3। एक होगा हमारे पास अस्थमा, क्या अस्थमा। दूसरा क्या होगा, इम्फाइसीमा, क्या इम्फाइसीमा। लास्ट वाला होगा ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अस्थमा जो होता है, इसका सिम्टम क्या, पहले कैसे जानोगे इनको अस्थमा है। पहली बात तो डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगा, एंड व्हीजिंग साउंड आएगा। कौन सा साउंड, व्हीजिंग साउंड, घरघराहट। रीजन क्या है, कॉज क्या है इसका, जो हमारे पास ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल होता है, उसकी जो वॉल होती है वो क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है ना, स्वेलिंग आ जाती है। ये रीजन होता है किसका, अस्थमा का। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा को कैसे डिटेक्ट करोगे, इसका डायग्नोज कैसे करोगे कि इनको इम्फाइसीमा है ना। इनमें भी वही होता है, क्या बोलो, इसमें भी ये क्या सांस सही से नहीं ले पाएंगे। और सांस सही से नहीं ले पाएंगे, किसकी वजह से नहीं ले पाएंगे, सिगरेट स्मोकिंग करेंगे। इसका रीजन क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। और दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग करने से जो रिस्पिरेटरी सरफेस होता है, यानी एल्वियोलर वॉल का सरफेस जो होता है वो क्या जाता है, डिसग्रेड होगा, या फिर उसे क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेट होता चला जाता है, डिगार्ड होता चला जाएगा। मतलब ये लिखा है इसमें क्या, कि इसका मुख्य कारण सिगरेट स्मोकिंग होता है, जिसमें होता है क्या, एल्वियोलर वॉल नष्ट होती है और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, घट जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही से हो नहीं पाता। तब उसमें कौन सी बीमारी आती है, इम्फाइसीमा। इसलिए सुट्टा, यानी जो चाय सुट्टा है, यानी सिगरेट, वो बहुत ही क्या होता है, नुकसान होता है ना। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। चलो अब आगे आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये क्या होते हैं, जो व्यवसायिक कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पत्थर तोड़ने वाले जो होते हैं, कोयला के खदानों में जो मजदूर पाए जाते हैं, या जो धूल मिट्टी में ज्यादा काम करते हैं, तो पार्टिकल धीरे धीरे वो इनहेल करते रहते हैं, जिससे वो कहाँ पहुंचते रहते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स। हमारे पास क्या होता है, सबको फिल्टर नहीं कर पाते, कुछ माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स तक चले जाते हैं, और वहां जाकर वो डिपोजिट होते रहते हैं, जिससे फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी फाइब्रोब्लास्ट जो सेल रहती हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है, लंग्स क्या हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाता है, कठोर हो जाएगा, सही से एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इससे उनको दूर होना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव मास्क का सहारा लेना पड़ेगा। इन प्रोटेक्टिव मास्क को वो क्या करेंगे, पहने, जिससे वो धूल का कण उनके अंदर तक ना जाए और वो सेफ रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसे ओरली इस पूरे चैप्टर को हमने बताया। आप इसे पॉडकास्ट के रूप में भी सुन सकते हो। फिर सुन करके आप अपने जितने भी मेन टॉपिक थे मैंने सब बताया, आप इसे रिवाइज भी कर सकते हो। धन्यवाद आप लोगों का। और अगला जो वीडियो होगा वो होगा अगला लेक्चर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तब तक आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराइए।